फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। कुछ न्यूज़पेपर दिए हैं या फिर जनरल दिए हैं जिसको हमको इसके फाउंडर के साथ जोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मुख्य नायक। तो जो मुख्य नायक न्यूज़पेपर है इसको स्टार्ट किसने किया? इसके फाउंडर थे B.R. अम्बेडकर। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका और अमृता बाजार पत्रिका जिसके फाउंडर कौन थे? जिसके फाउंडर थे घोष ब्रदर्स। उसके बाद राष्ट्र गुफ्तार, राष्ट्र गुफ्तार के फाउंडर कौन थे? दादा भाई नारोजी। उसके बाद है तज़हीबुल अखलाक। तज़हीबुल अखलाक के फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ओके, तो ये न्यूज़पेपर्स हो गए और ये फाउंडर्स हो गए। तो पहला है मुख्य नायक। मुख्य नायक को किसके साथ जोड़ा है? ये फाउंडर दादा भाई नौरोजी। ये गलत हो जाएगा। सेकंड, अमृत बाजार पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इट इज़ बाय द घोष ब्रदर्स। उसके बाद राष्ट्र गुफ्तार बाई B.R. अम्बेडकर। ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्र गुफ्तार बाई दादा भाई नारोजी। उसके बाद तज़हीबुल अखलाक बाई मोहम्मद आज़ाद, मौलाना आज़ाद, नॉट बाई मौलाना आज़ाद, बाई सर सैयद अहमद खान। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर इनकरेक्टली मैच। हमसे इनकरेक्टली मैच पूछा है, सो दी आंसर इज 4, दैट इज 1 2 3 4, सब कुछ गलत है। विथ रेफरेंस टू डांडी मार्च विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। डांडी मार्च के बारे में हमसे करेक्ट पूछा है। डांडी मार्च की बात करते हैं तो डांडी मार्च जो था इट लीड्स टू व्हाट? डांडी मार्च लीड्स टू द फॉर्मर इनॉग्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस CDM, formal inauguration of CDM, and the success of Dandi March led to the declaration of what? वो अलग बात है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे मंतांगिनी हजरा, जो मंतांगिनी हजरा थे जिसे हम गांधी बुरी के नाम से जानते हैं, शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सॉल्ट मार्च। अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट, द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ एट दांडी लेड टू द फॉर्मल इनॉग्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस। सेकेंड, द सक्सेस ऑफ दांडी मार्च लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, जो पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन था ये कहाँ पे हुआ था? द पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन था वो लाहौर सेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1930 को। ओके, दूसरा गलत हो जाएगा। थर्ड, मंतांगिनी हजरा प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन सॉल्ट मार्च। ये करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है? करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो करेक्ट इज ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। उसके बाद 33rd क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू जूट रिसेंटली न्यूज़ की जो ये अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। जूट के बारे में पूछा है। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द जूट पैकिंग, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट जो कि 1987 में आया था, ये बोलता है 100% ऑफ फूड ग्रेन किस में होना चाहिए? ये जूट के अंदर पैक होना चाहिए। और बोलता 20% ऑफ शुगर ये किस में होना चाहिए? जूट में पैक होना चाहिए। ठीक है,
और जूट जो होता है ना वो MSP के अंडर आता है, ठीक है, इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। सो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, नो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव कंपलसरी पैकिंग ऑफ 100% फूड ग्रेन एंड शुगर, नॉट 100% ऑफ द शुगर। ये 100% फूड ग्रेन सही है, बट 100% शुगर नहीं है, इट इज 20% ऑफ द शुगर in jute bag using provisions of the Jute Packaging Material Act of 1987, so this is incorrect. Third, raw jute is included in the MSP regime, ये सही है। Which of the statement given above is are incorrect, हमसे incorrect पूछा है, आंसर इज ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। इसके बाद 34th नंबर क्वेश्चन है, द ट्रीटी दैट कंक्लूडेड द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियल सक्सेशन, ऐसा कौन सा ट्रीटी है दैट कंक्लूडेड द वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन, तो आपको याद होना चाहिए ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले, इसने क्या किया, इसने कंक्लूडेड दी वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ये जो ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस है, जो सॉरी पहले तो देख लेते हैं, एक्स-ला-चैपेले साइन का हुआ था 1948 में, ऑस्ट्रियन सक्सेशन का वॉर को कंक्लूड किया। इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ, इस ट्रीटी के इसमें कुछ इश्यूज बच गए थे जिसकी वजह से 7 ईयर वॉर हुआ था। और ये जो 7 ईयर वॉर है इट इज कंक्लूडेड बाय विच ट्रीटी, बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये कब साइन हुआ था, 1963 में, सॉरी ये 19 नहीं है यार, ये 17 है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है बट एक बार पढ़ लेते हैं। The treaty that concluded the war of Australian succession and restored conquered territories to its original owner. That is the जहाँ पे फ्रेंच है, जहाँ पे ब्रिटिश। This treaty was a temporary truce in the Anglo-French conflict in India and North America. The treaty left many issues of conflict unresolved and the resultant war broke out. यहाँ पे बहुत सारे इशूज बच गए थे जिसकी वजह से क्या हुआ, 7 ईयर वॉर हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज हैज़ बीन रिफर्ड टू इन द पैसेज गिवन अबव, द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले, जो कि साइन हुआ था 1748 में, याद होना चाहिए। और बर्नेट कैविलर नाम की कोई ट्रीटी होती नहीं है ना। और जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है इट इज साइन इन दी फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर। नाउ 35 विथ रेफरेंस टू मद्रास महाजन सभा विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला मद्रास, चलिए बात कर लेते हैं। मद्रास महाजन सभा ये कब फाउंड हुआ था, 1884 के अंदर। ओके, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। ओके, इसके पहला प्रेसिडेंट कौन थे, रंगाई नायडू, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला, इट वॉज द अर्लीस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन मद्रास। नो, जो अर्लीस्ट मद्रास में जो एसोसिएशन बना था वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन था। The Madras Native Association is formed in 1852.
जो मद्रास महाजन था 1884 में बना था, सो इट इज़ नॉट द अर्लीस्ट। पहला हटा दिया हमने। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, हमसे करेक्ट पूछा है। सेकंड, इट कंसिस्टेड ऑफ बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर, नो इट कंसिस्टेड ओनली ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, तो हमारे पास बचा कि आंसर नंबर डी, दैट इज 3 ओनली। रंगाई नायडू वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मद्रास महाजन सभा, ये सही है। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन, with reference to UNFCCC, that is United Nation Framework Convention on Climate Change, recently न्यूज़ ये अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में था, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, UNFCCC COP हैज़ टेकन एनुअली एवरी ईयर सिंस 1995, एवरी ईयर नहीं है, 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। सो फर्स्ट को जब हम एलिमिनेट कर दिए तो आंसर क्या आया, बी और सी। बी और सी दोनों में 2 है, तो हम आंसर देखते हैं 3 को देखते हैं। COP26 हैज़ एग्रीड टू फेज आउट इनसफिशिएंट फ्यूल सब्सिडीज़, बिल्कुल सी, ये COP26 ने ये बोला था। इट टॉक्स अबाउट फेजिंग आउट ऑफ इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़। थर्ड सही हो जाएगा, तो हमसे ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज़ हमसे करेक्ट पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो आंसर इज 37 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी की बात करना है जो कि 1757 में हुआ था, गलत कौन सा है। पहला ए ऑप्शन क्या बोलता है, द बैटल वॉज लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव अगेंस्ट सिराजुद्दौला, बिल्कुल सही है। मीर काजिम वॉज ब्राइब्ड एंड ऑफर द पोजिशन ऑफ नवाब आफ्टर द बैटल, नॉट मीर काजिम, his father Mir Jafar is bribed, so this is incorrect and it is the required answer, but let's read the following statements. C क्या है, it was not the superiority of military power but the conspiracy। हाँ, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के पास बहुत ज़्यादा सैनिक थी, बट जो कॉन्स्पिरेसी मतलब जो या बोलते हैं कूटनीति जो चलाई थी लॉर्ड क्लाइव ने, उसकी वजह से जीत चुका एंड इट बिकम्स द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। D, the battle established the military supremacy of the English in Bengal, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा B। 38 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पंडिता रामाबाई सरस्वती। पंडिता रामाबाई सरस्वती के बारे में बातें करते हैं। पहला, इन्होंने स्टार्ट क्या किया था, मुक्ति मिशन स्टार्ट किया था। मुक्ति मिशन फॉर व्हाट, मुक्ति मिशन फॉर द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विडो, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विडो। एंड ऑल्सो ये जो पंडिता रामाबाई थी, ही सपोर्टेड द डिफेंस इन द रखमाबाई केस, Rakhmabai case of 1884, and this Rakhmabai case become instrumental in the drafting of what? In the drafting of the Age of Consent Act of 1891. Okay. चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, सी एस्टैब्लिश द मुक्ति मिशन टू लिबरेट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, नॉट टू लिबरेट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू व्हाट, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड विडो। So first statement is incorrect. Second statement, she supported the defense of Rakhmabai case in 1884, which became instrumental in the drafting of the Age of Consent Act of 1891. ये सही है। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। नाउ 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू द सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और सस्पेंशन ऑफ एमपी रिसेंटली न्यूज़, ये अक्टूबर में कुछ सस्पेंशन हुआ था एंड 2021 में, इसीलिए ये किस में आया, क्वेश्चन में आया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैज़ द पावर टू सस्पेंड एन एमपी फ्रॉम द सेम हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। ये गलत है यार, कोई 6 मंथ के लिए नहीं, इट कैन बी सस्पेंडेड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म।
Second, only the leader of the opposition can pass a motion to suspend the offending MP from the service of the house. नहीं भाई, कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इसको पास कर सकता है, ऐसा नहीं है किसी पर सिर्फ, जहाँ पे भी ओनली, ऑल, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट जहाँ जहाँ पे आ जाए एब्सोल्यूट टर्म्स देखने को मिल जाए। थोड़ा बड़ा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन सॉरी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो सकता है। 99% चांसेस है गलत होने के, बट 1% कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड्स भी सही हो जाते हैं। So this is incorrect. Third, only the presiding officer of Lok Sabha can automatically suspend an MP from disrupting the business of the house. Yes, ये सही है। यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला गलत है बट ये सही है, क्योंकि यहाँ पे जो अपोजिशन का जो सॉरी जो क्या बोला था मैंने, हाँ, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर सकता है किसी को। तो थर्ड इज करेक्ट। सो आंसर विल बी सी, दैट इज 3 ओनली। नाउ 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ रेफरेंस टू द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है यार, द वन वे ट्रेड इंक्लूडेड और इंट्रोड्यूस इन 1813 प्रोवाइडेड रिलीफ टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। अरे भाई साहब जरा बात को समझिए, ये बोल रहा है वन वे ट्रेड जो कि 1813 के जो टार्टर एक्ट था उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, ये क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स आएंगे वो ब्रिटेन से इंडिया आएंगे, इंडिया से ब्रिटेन जा नहीं पाएंगे। तो बहुत चालाक थे ये, कुछ राज करने का तरीका पता था कि भाई इस देश को ऐसा लूटो कि इनको पता भी नहीं चल रहा है कि ये लूटे जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिश। वो उनको बोल रहे हैं कि देखो भाई आपको तुमको कपड़ा बेच रहे हैं, टेक्सटाइल बेच रहे हैं, तुम खरीदो। उनको ये नहीं समझ आया कि भाई हमको बेचने नहीं दे रहे हैं, अपना वाला बेच रहे हैं, तो दे गेट प्रॉफिट। समझ नहीं आया। सो दिस दे इंट्रोड्यूस वन वे ट्रेड विच हेल्प इन दी रुइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो ठप पड़ गई। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ये बोल रहा है ना रिलीफ प्रोवाइड किया ना भाई, ये रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया था, उल्टा उनको क्या किया, दुख में रख दिया था। ओके, सो इट प्रोवाइड स्ट्रेस ऑन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, नॉट इट प्रोवाइड रिलीफ। ठीक है, ये रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया था। पहला गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो जाएगा तो हमने एलिमिनेट कर दिया ए और डी को, बचा क्या बी और सी। तो या फिर 2 सही है या फिर 3 सही है, दोनों सही होने के चांसेस ही नहीं है। सो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द अर्बन एरिया एक्सपांडेड ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। ये जो है ना एक्सपांड बोला है ना, गलत है भाई। जरा बात को समझिए, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल टाउन थे जैसे कि ढाका हो गया, ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, जैसे कि पटना हो गया, है ना, जैसे कि सूरत हो गया, जैसे कि मुंबई हो गया, ये जो अपने पास जो टाउन थे वो टेक्सटाइल के लिए फेमस थे, इंडस्ट्रियल टाउन के लिए फेमस थे। बट अभी क्या होने लगा, धीरे धीरे इनका इंपॉर्टेंस कम होने लगा, यहाँ से लोग जाने लगे क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे ठप पड़ने लगी। ओके, सो द अर्बन पॉपुलेशन डज नॉट एक्सपांडेड, इट बिकम लेस। थर्ड, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट लेड टू द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ये ब्रिटिश आते ही हमारे देश में क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज थे वो ठप पड़ने लगे, क्योंकि ब्रिटिश अपना जो पॉलिसी ला के पॉलिसी से कितना चेंज किया वो साफ साफ दिखता है। बिना लड़ाई के कैसे चेंज करते हैं, जरा ब्रिटिश से सीखो। सो दिस इज सही है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज 3 ओनली। नाउ 41 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। विथ रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, इट टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था वो भी बहुत सारा काम किया। अब देखते हैं इसके क्या क्या काम थे। ये जो चार्टर एक्ट था ना, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। और इट रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शन टू इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड इन इंडिया बाय द यूरोपियंस। पहले क्या होता था कि जो यूरोपियंस इंडिया में आके लैंड नहीं ले सकते, पहले रेस्ट्रिक्शन था इनके ऊपर। अभी क्या किया गया, चार्टर ऑफ 1833 ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। एंड ऑल्सो ये जो एक्ट था ना, इसने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस किया, है ना, इतना पढ़ाओ इंडिया इस भारतीयों को कि ये सिर्फ अपना क्लर्क बन पाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। सो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या किया, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बस इतना ही किया कि हमारी सेवा करो, इतना ही इनको एजुकेशन दिया, इतना ही इनको एम्प्लॉयमेंट दिया कि ये हमारी सेवा कर पाए। सो दे प्रोवाइड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पब्लिक सर्विस।
नॉट एक्चुअली तो ये पब्लिक सर्विस नहीं था, इट इज़ फॉर देयर ओन सर्विस, ठीक है। सो यहाँ पे सही क्या होगा, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब सबके लिए सोचना, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, इसीलिए क्या है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म। सेकेंड, इट रिमूव ऑल द रेस्ट्रिक्शंस टू इमिग्रेशन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड इन इंडिया बाय द यूरोपियंस, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन पब्लिक सर्विस, ये भी सही है। हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3 ओनली। 42nd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ रेफरेंस टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, हमको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की बात करनी है, जो कि अक्टूबर 2021 में करंट अफेयर्स में था, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो यूनेस्को दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है, उसमें भी कौन सा, क्रिएटिव सिटीज़। रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि जो श्रीनगर है, इट इज़ इंक्लूडेड इन दी क्रिएटिव सिटीज़, इसीलिए, ठीक है। अब ये क्या करता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, इट प्रमोट कोऑपरेशन अमॉन्ग सिटीज़ दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज ए स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ओके अब हमारे देश में कितनी सिटीज़ हैं, ठीक है, जिनको क्राफ्ट्स एंड फोल्क आर्ट, इनमें 2 सिटीज़ हैं जिनको क्या मिला है, क्रिएटिव सिटीज़ का उपाधि मिला है, दैट इज़ वन इज़ जयपुर एंड अनदर इज श्रीनगर, ओके। और एक बात यह है कि जो 6th है ना, 6 सिटीज़ हैं हमारे यहाँ क्रिएटिव सिटीज़ में इंडिया के अंदर, उसमें से जो 6th सिटी अभी रिसेंटली ऐड किया गया था वो श्रीनगर है, ओके, फॉर फॉरवर्ड क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट्स देखते हैं, इट वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट कोऑपरेशन विद एंड अमॉन्ग सिटीज़ दैट हैव आइडेंटिफाइड creativity as a strategic factor for sustainable urban development, yes, it is correct. Second statement, only 2 Indian cities are present above the Tropic of Cancer to get the creative cities tag under the craft and folk art category। बिल्कुल से ये 2 सिटीज़ है टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, एक जयपुर है और एक तो श्रीनगर है। थर्ड स्टेटमेंट, हैदराबाद बिकम द 6th Indian city to get the creative city tag recently, not Hyderabad, it is Srinagar। So this statement is incorrect। हमसे पूछा है which of the statement given above is are correct, incorrect, sorry, incorrect हमसे पूछा है, not correct, incorrect पूछा है, so incorrect is 3 only, that is option number C। उसके बाद 43rd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 43rd नंबर क्वेश्चन बोलता है, विथ रेफरेंस टू वेरियस सोशल रिफॉर्म एक्ट्स की बात करता है पास ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन द इन इंडिया अंडर वेरियस वाइस रॉय, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच। हमको सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स दिए हैं और सोशल रिफॉर्म एक्ट्स दिए हैं जिसको किस वाइस रॉय के दौरान पास किया गया था, ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विडो रीमैरिज एक्ट की बात करते हैं। ये तो बच्चे को पता है कि विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था, बताओ भाई, विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था, 1856 में आया था। अब 1856 में कौन था वाइस रॉय, लॉर्ड कैनिंग था यार, तभी तो उस समय क्या हुआ था, बैटल ऑफ व्हाट, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बैटल एक दिन में चलता है, वॉर सालों तक चलता है, ओके। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट, अभी हमने देखा था रखमाबाई केस दैट बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राफ्टिंग ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1981, ओके, सॉरी 1891। तो एज ऑफ कंसेंट कब आया था, ये आया था 1891 के अंदर, और इस समय वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। उसके बाद है ब्रह्मो मैरिज एक्ट आया था। ये ब्रह्मो मैरिज एक्ट कब आया था, ब्रह्मो मैरिज एक्ट आया था 1872 में, और 1872 में जो वाइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ओके। तो
तो अभी स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या बोलता है, विडो रीमैरिज एक्ट, हु इज द वाइसरॉय ड्यूरिंग दिस एक्ट, ओके, पासिंग ऑफ दिस एक्ट लॉर्ड कैनिंग, यस, क्योंकि ये पास हुआ था 1856 में। सेकेंड, एज ऑफ कंसेंट, ये पास हुआ था 1891 में। तो इसीलिए डेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि यूपीएससी आपसे डेट पूछेगी, यूपीएससी आपसे पूछेगी क्रोनोलॉजी में अरेंज करो या फिर उस समय वाइसरॉय कौन थे ये बताओ। तो भाई वाइसरॉय को आप पता कर सकते हैं, वाइसरॉय को डेट से रिलेट कर दो, कॉन्सेप्ट को डेट से रिलेट कर दो, फिर हम वाइसरॉय को कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड क्या बोलता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 जो था वो कब आया था, लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था, बिल्कुल सही है। ब्रह्मो मैरिज एक्ट कब आया था, ये आया था 1872 में। 1872 में वाइसरॉय कौन था यार, इसमें था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, तो यहाँ पे रिपन नहीं था, नॉर्थब्रुक था। तो थर्ड गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ 44th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड के बारे में बात कीजिए जरा, ठीक है। कॉर्नवालिस कोड, ठीक है, ये क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज प्लेस इन द हैंड्स ऑफ द रिवेन्यू कलेक्टर। जो रिवेन्यू कलेक्टर है, ठीक है, उसके हाथ में क्या होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो आज तक चलते आ रहा है। ये कहाँ से आया था, कॉर्नवालिस कोड से आया था, ठीक है। और इसने क्या बोला, जो लैंड रिवेन्यू असेसमेंट होगा वॉज परमानेंटली फिक्स्ड, क्योंकि ये बात करता है परमानेंट सेटलमेंट की। कॉर्नवालिस कोड मतलब परमानेंट सेटलमेंट, ओके। तो ये बोलता है कि जो लैंड रिवेन्यू होगा वो क्या होगा, इट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड। एक पर्टिकुलर, चाहे आपका खेत में धान उगे कि ना उगे, आपको इतना टैक्स देना है, मतलब देना है। दैट्स लीड टू द फेलियर ऑफ दिस परमानेंट सेटलमेंट, ओके। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। द लैंड रिवेन्यू वॉज परमानेंटली फिक्स्ड विद द जमींदार्स। और इम्पोर्टेंट क्या था कि यहाँ पे private trade was forbidden, for whom, for the revenue and the judicial officers। Private trade is forbidden, forbidden for whom, for the two branches of the government, that is for the revenue officers and the judicial officers और judiciary। revenue and judiciary के private trade forbidden किया गया था। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द रिवेन्यू कलेक्टर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर व्हाट, अंडर द कॉर्नवालिस कोड और परमानेंट सेटलमेंट। सेकेंड, द लैंड रिवेन्यू असेसमेंट वॉज फिक्स्ड परमानेंटली विद जमींदार्स, ये भी सही है। थर्ड, प्राइवेट ट्रेड वॉज फॉरबिडन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस इंडिया कंपनी, नो, नॉट फॉर ऑल द मेंबर्स। जो प्राइवेट ट्रेड था, इट इज़ फॉरबिडन फॉर द रिवेन्यू एंड जुडिशियरी। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विथ रेफरेंस टू डेंगू रिसेंटली न्यूज़, ये अक्टूबर 2021 में न्यूज़ में था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डेंगू के बारे में बताइए, चीज़ें बताइए डेंगू के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डेंगू तो। सो डेंगू किससे फैलता है, इट्स ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो। और इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एलाइजा टेस्ट करते हैं डिटेक्शन के लिए। और एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं वॉल्बैकिया। ये वॉल्बैकिया क्या करता है, डिसीज़ को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डेंगू। how it prevent by preventing the spread of pathogen।
ओके, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, डेंगू इज़ अ वायरल डिसीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ द सेम वेक्टर एज मलेरिया। भाई मलेरिया का जो वेक्टर है वो फीमेल एनोफिलस है, हमको डेंगू पूछा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एडिस हो गया ना। मलेरिया होता है एनोफिलस से, बट डेंगू होता है एडिस से। सो ये मलेरिया जो होता था वो एनोफिलस से था, बट डेंगू होता है एडिस से, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द एलाइजा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट डेंगू इन ह्यूमंस, बिल्कुल सही है। थर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियम वॉल्बैकिया इन डेंगू वेक्टर कैन प्रिवेंट डिसीज स्प्रेडिंग पैथोजन फ्रॉम ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग, ये भी सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? 2 and 3 only, that is option number B. (46) नंबर क्वेश्चन है, हमसे कुछ कमीशंस दिए गए हैं और कुछ कमीशन के क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव थे ये हमको बताना है, ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विथ रेफरेंस टू वेरियस कमिटीज़ और कमीशंस दैट लुक्ड इनटू द एजुकेशन सेक्टर इन कॉलोनियल इंडिया एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला तो हंटर कमीशन, ये जो हंटर कमीशन था ये कब आया था? 1854 में आया था, ठीक है। और ये टॉक्स क्या की बात करते हैं? ये वुड्स डिस्पैच जो था उसके प्रोग्रेस को देखता था। ओके, उसके बाद सैडलर कमीशन, ये सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में आया था। और ये क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक कमीशन आया था हार्टॉग कमीशन, ठीक है। ये हार्टॉग कमीशन जो था ये किसकी बात करता है? इट इंक्वायर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला है हंटर कमीशन टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ चार्ल्स वुड एजुकेशन डिस्पैच, ये सही है, हंटर कमीशन। सैडलर कमीशन फॉर टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो हंटर कमीशन है ये 1882 में आया था, ये वुड डिस्पैच आया था 1854 में, ठीक है, ओके। सेकंड है सैडलर टू इंक्वायर इनटू द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये गलत है। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये 1970 में लॉन्च हुआ था। इट टॉक्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ व्हाट? इट टॉक्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ओके। थर्ड, हार्टॉग कमीशन टू इंक्वायर इनटू ऑल द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये भी सही है। हमसे पूछा क्या है? विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड? So it is answer number C, that is 1 and 3 only. With respect to the Veda Samaj, which of the following statement are correct? वेदा समाज की बात करनी है, करेक्ट क्या है इसमें से? ठीक है, वेदा समाज, तो जो वेदा समाज था इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? is established by K.C. Sen, Keshav Chandra Sen, and it believe in one God, that is monotheism. And it condemned the superstition and rituals of Orthodox Hinduism. Condemn the superstition and rituals of
ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? वेदा समाज के बारे में पूछा है ना। इट वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय केसी सेन, यस। इट्स मेंबर बिलीव इन वर्ड गॉड, यस। इट कंडेम द सुपरस्टिशन एंड रिचुअल्स ऑफ द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ये अंधविश्वास को क्या करते थे? कंडेम करते थे। सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। So the correct answer is D, that is 1, 2 and 3. With reference to infrastructure for resilient island state IRIS, that is infrastructure for resilient island state, which of the following statement is are correct? है ना। IRIS ये किस में था? ये न्यूज़ में था अक्टूबर 2021 में, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। हमको IRIS के बारे में बताना है चीज़ें। That is infrastructure for resilient island states, ठीक है। It provide what? It provide quality technical service, sorry, that is quality technical service। ये quality technical service provide करता है to whom? To small island developing states, SIDS। किससे? है ना, क्वालिटी टेक्निकल सर्विस किससे प्रोवाइड करता है? फॉर डेवलपिंग एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर इवेंट। और क्या बोलता है ना, जो आयोरा है, दैट इज इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन, इट इज द स्टेक होल्डर। दैट इज हितधारक है, फ़ायदा लेता है किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट का। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला, इट प्रोवाइड क्वालिटी टेक्निकल सर्विस टू मेक स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर इवेंट। बिल्कुल सही है। जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट करता है, किससे? क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर से। कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट फॉर आइलैंड स्टेट, ये। सेकेंड, इंडियन ओशियन रिम्स एसोसिएशन इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर ऑफ IRIS, यस। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर सपोर्टेड द कॉज ऑफ विडो मैरिज, है ना। इनमें से किसने बोला था कि विडो मैरिज सही है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सपोर्ट किया था, यस। वीर सलिंगम पांटुली ने भी सपोर्ट किया था, यस। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के फाउंडर थे, इन्होंने सपोर्ट किया था। बट जो राधाकांत देव थे, ही टॉक्स अबाउट धर्मा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ धर्मा सभा। धर्मा सभा के मेंबर थे, इसीलिए क्या करते थे कि जो धर्म है उसके खिलाफ नहीं जाना है। सो दैट इज़ अगेंस्ट विडो मैरिज, मतलब जो धर्म है वो विडो मैरिज की धर्म है, इसके खिलाफ नहीं जाना है। ऐसा किसने बोला? राधाकांत देव ने बोला। तो इसीलिए इट डज नॉट सपोर्टेड द विडो मैरिज। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1, 2 and 3 ओनली। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है विथ रेफरेंस टू रॉयत वाइज सिस्टम ऑफ लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट। रॉयत वाली, रॉयत का मतलब पहले देख लेते हैं। रॉयत मतलब क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट की भी बात हो गई। जितने भी ये सेटलमेंट हैं, एग्रीकल्चर सेटलमेंट सिस्टम, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉयत वाली सिस्टम का देखो, रॉयत का मतलब होता है पीजेंट, ठीक है, ओके। इसके बारे में बात करते हैं। ये जो रॉयत वाली सिस्टम है ये किस पे बेस्ड होता है? यहाँ पे रिवेन्यू असेसमेंट होते हैं, किसके बेस्ड पे? सॉइल क्वालिटी के बेस पे और फील्ड एरिया को देख के, ठीक है। मतलब ज़्यादा सॉइल क्वालिटी है, ज़्यादा उत्पादन होगा तो रिवेन्यू ज़्यादा देगा। एक आदमी के पास ज़मीन ज़्यादा है, फील्ड एरिया ज़्यादा है, तेरा उत्पादन ज़्यादा होगा तो रिवेन्यू ज़्यादा देगा। ऐसा कौन बोलता है? रॉयत वाली सिस्टम बोलता है, ठीक है। अब रॉयत वाली सिस्टम जो था, यहाँ पे इसको उपयोग करना क्यों पड़ा? बिकॉज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जमींदार्स।
इन विच रीजन? इन साउथ इंडिया। ओके, और ये जो था ना, ये 51% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया को कंस्टिट्यूट करता था। और मद्रास टॉर्चर कमीशन जो था उसका सेटअप हुआ फॉर व्हाट? मद्रास टॉर्चर कमीशन का सेटअप हुआ था 1854 में। फॉर व्हाट? फॉर चेकिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, द रिवेन्यू असेसमेंट वॉज बेस्ड ऑन द सॉइल क्वालिटी एंड फील्ड एरिया, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, द एब्सेंस ऑफ लार्ज जमींदार वॉज अ मेजर रीजन फॉर द एडेप्टेशन ऑफ दिस सिस्टम इन द साउदर्न इंडिया, ये भी सही है। इट कवर द लीस्ट एरिया एज कम्पेयर टू द अदर लैंड सेटलमेंट, नहीं, जो दोनों जो परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट है और जो महाल वाली सिस्टम है, दोनों को मिला दें तो क्या होता है? 49% होता है। बट अकेला जो रॉयत वाली सिस्टम है वो 51% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है ना, यहाँ पे देखा हमने। सो दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ, द मद्रास टॉर्चर कमीशन वॉज सेटअप टू चेक द ऑपरेसिव मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन अंडर द सिस्टम, ये सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, दैट इज 1, 2 and 4 ओनली। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विथ रेफरेंस टू जनरल कंसेंट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दैट इज सीबीआई, रिसेंटली इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीबीआई रिसेंटली अक्टूबर के महीने में क्या था? न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन है। अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स में सीबीआई बहुत हेडलिस्ट पे चल रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे हमको दिया गया है। तो सीबीआई की बात करते हैं। सो सीबीआई जो है ना, कोई भी अगर प्राइवेट मेंबर है जिसने क्या क्या क्राइम किया है, इसके अगेंस्ट अगर क्या केस रजिस्टर्ड करना है, तो जो स्टेट होगा उससे जो सीबीआई होगा वो जनरल कंसेंट मांगेगा। ओके, सो अगर इसने विड्रॉ कर लिया तो अगर फिर से फ्रेश केस इसने क्या करना है, यहाँ पे फाइल करना है। सो अगर फ्रेश केस फाइल करना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से जनरल कंसेंट लेना पड़ेगा। एक बार के जनरल कंसेंट से काम नहीं चलेगा। टू फाइल अ फ्रेश केस यू नीड टू गेट द जनरल कंसेंट अगेन फ्रॉम द स्टेट। ओके, और दूसरा है, अगर जैसे किसी एक कोई भी केस है, सपोज ये आदमी जो है वो स्टेट ए का है, बट इसने जो केस फाइल किया किसी ने, वो स्टेट बी में फाइल किया, ठीक है। सो इन दिस केस द सीबीआई कैन प्रोब द इन्वेस्टिगेशन without the general consent of this state, A state. Okay, so अब स्टेटमेंट देखते हैं। CBI can register a fresh case involving a private member in a state which has withdrawn general consent without any fresh consent. No, ये बोल रहा है without any fresh consent, it need fresh consent. So first is incorrect. Second, CBI cannot probe anyone in a state that has withdrawn general consent even if the case was registered in another state. If the case is registered in another state, then CBI can probe. So this is also incorrect. ये बोल रहा है cannot prove. Which of the statement given above is are correct? So the answer is D, that is neither 1 nor 2 is correct. Now 52 number question क्या बोलता है? Consider the following statements with reference to revolutionary groups एक्टिव ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स की बात करनी है तो पहले तो बात करते हैं गदर पार्टी की। जो गदर पार्टी थी, ये क्या इसका एम क्या था? इट्स इंटेंडेड टू ब्रिंग टू साइमल्टेनियस रिवोल्ट। साइमल्टेनियस रिवोल्ट इन व्हाट? इन ऑल ब्रिटिश कॉलोनीज। ओके, और एक था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा, इट एस्टैब्लिश व्हाट? इट एस्टैब्लिश अ फ्री रिपब्लिक। इसका एम क्या था? इट्स एम वाज टू एस्टैब्लिश अ फ्री रिपब्लिक। फ्री रिपब्लिक ऑफ व्हाट? फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्कर एंड
पीजेंट। ओके, अब स्टेटमेंट देखते हैं 52 का पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है। द गदर पार्टी इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ साइमल्टेनियस रिवोल्ट इन ऑल ब्रिटिश कॉलोनीज। ये बिल्कुल सही है, रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं ये। गदर पार्टी हो गया, फिर नौजवान भारत सभा हो गया। सेकेंड, द एम ऑफ द नौजवान भारत सभा वॉज टू एस्टाब्लिश अ फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्कर एंड पीजेंट इन इंडिया। ये भी सही है, वर्कर और पीजेंट के बारे में बात करता था नौजवान भारत सभा। करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स फैक्ट्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। ठीक है ना, कुछ यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, वो कि किस सेशन में क्या हुआ था ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला है कंसेंसस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। जो सवरी है ना, कंसेंसस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, स्वीकृति जो मिली थी सेपरेट इलेक्टोरेट को, वो कब मिला था। ये लखनऊ सेशन में मिला था 1916 का। ओके, उसके बाद वंदे मातरम वॉज फर्स्ट सैंग। वंदे मातरम सबसे पहली बार कब सिंग किया गया था, इन द कलकत्ता सेशन ऑफ 1896। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। जो पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था, वो लाहौर सेशन में किया था। लाहौर सेशन ऑफ 1929। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बदरुद्दीन त्याबजी। बदरुद्दीन त्याबजी was the first Muslim president who became president of the INC in the Madras session of 1887। ओके, तो अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या बोलता है, द कंसेंसस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कौन सा था, नागपुर सेशन, गलत, इट इज़ द लखनऊ सेशन। सेकेंड, वंदे मातरम वॉज फर्स्ट sang इन कलकत्ता सेशन ऑफ 1896, यस। इंडियन नेशनल कांग्रेस adopted the resolution of Purna Swaraj in the Karachi session, not in the Karachi session, it is in Lahore session 1929। Fourth, the first Muslim president, who was the first Muslim president of the Indian National Congress, Badruddin Tyabji। Okay, so this is correct because he our first Muslim president कब बना था, मद्रास सेशन ऑफ 1887। बदरुद्दीन त्याबजी was the president of the Indian National Congress in the Madras session of 1887। हमसे पूछा क्या है, which of the above pair given pair are correctly matched, हमसे correctly match पूछा, आंसर is that is C, 2 and 4 only। With reference to satellite or space based internet service रिसेंटली इन न्यूज़ विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज़ आर करेक्टली मैच। हमको बात करनी है स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस की, स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस की बात करनी है। चलिए बात करते हैं सैटेलाइट, इधर सैटेलाइट की बात करेंगे और इधर क्या सर्विस प्रोवाइड करता है इसकी बात करेंगे। तो पहला सैटेलाइट है 5 to 50। ये जो 5 to 50 सर्विस सैटेलाइट है
ये क्या करता है? ये वन वेब का सर्विस प्रोवाइडर है। एक है प्रोजेक्ट यूपियर। प्रोजेक्ट यूपियर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है किसका? अमेजोन का। उसके बाद है स्टारलिंक, ये टेस्ला दैट इज स्पेस एक्स का सर्विस प्रोवाइडर है। ओके तो पहला क्या बोलता है? सर्विस ओके स्पेस इंटरनेट सर्विस दैट इज 5 to 50 सर्विस प्रोवाइडर ऑफ वन वेब, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट क्विपर नॉट ऑफ गूगल, इट इज़ ऑफ अमेजॉन। थर्ड स्टारलिंक ऑफ स्पेस एक्स, ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा आंसर दैट इज 1 and 3 ओनली, सी ऑप्शन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सत्य भक्ता टू फॉर्म अ लीगल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। जो कानपुर में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्यों हुआ था? टू फॉर्म अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑर्गेनाइज्ड बाय अ पर्सन नेम सत्य भक्ता। सेकेंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रिमेन एन इलीगल पार्टी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर ब्रिटिश रूल। हाँ, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी था ये इलीगल पार्टी था फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। सो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट इज एन इनकरेक्ट, सो नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट। 56 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बटुकेश्वर दत्त। ये बटुकेश्वर दत्त कौन थे? ये वो थे जो भगत सिंह के साथ जेल में चले गए थे। फॉर द बम कॉन्स्पिरेसी। ओके सो बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त के लिए बात करते हैं। दत्त विथ अलॉन्ग ये क्या किए थे? बम, भगत सिंह के साथ बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। फॉर व्हाट? फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट 2 बिल्स। कौन कौन से बिल थे? एक तो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक था पब्लिक सेफ्टी बिल। ये जो 2 बिल थे उसके प्रोटेस्ट करने के लिए बटुकेश्वर दत्त तो भगत सिंह ने बम फेंका था। ओके और इनको भगत सिंह को तो फांसी हो गई, बट इस कारण की वजह से नहीं हुई थी फांसी। फांसी फॉर द किलिंग ऑफ सॉन्डर। ओके सो भगत सिंह तो फांसी हो गई, बट बटुकेश्वर दत्त को क्या हुआ था? काला पानी, दैट इज दे ही वॉज डिपोर्टेड टू सेल्युलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार। ओके एंड ही लेटर ज्वाइन द क्विट इंडिया मूवमेंट, छूट गए थे उस समय, सो क्विट इंडिया मूवमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया। ओके तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं बटुकेश्वर दत्त के बारे में। फर्स्ट, दत्त अलॉन्ग विद भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड द पब्लिक सेफ्टी बिल, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, ही वॉज डिपोर्टेड टू द सेलुलर जेल इन द अंडमान फॉर बॉम्बिंग, ये भी सही है। थर्ड, he joined the Quit India movement after he was released, बिल्कुल सही। Which of the above mentioned statement are correct? So the correct answer is D, that is 1, 2 and 3. 57 number question है which of the following statement are correct about the International Solar Alliance
ISA की बात करें जो कि अक्टूबर में, मतलब ये तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, बट अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स मैगजीन में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हुई थी इसके बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA कहते हैं इसे प्यार से। ठीक है, इट एम्स टू व्हाट, इट एम्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी। क्यों? टू कैटलाइज द ग्रोथ इन सोलर पावर। रिन्यूएबल सोलर पावर। सेकेंड, the ISA has set target to mobilize $1 trillion, $1 trillion in the global investment for solar energy across ISA members. ओके, और किस कंट्री को, ओके, ISA को ना विश्वेश्वरैया अवार्ड मिला था, कब मिला था? अक्टूबर 2020 में मिला था, एक साल पूरे हुए, इसीलिए क्वेश्चन में न्यूज़ में था। ओके, और उसके बाद सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम की बात करते हैं। सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम was launched as a part of ISA. Solar hydrogen program is a part of ISA, जिसको लॉन्च किया था इन दी COP26 हेल्ड इन ग्लासगो। ठीक है, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, इट एम टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी टू कैटलाइज द ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल सोलर पावर ग्लोबली, ये सही है। The ISA has set the target to mobilize $1 trillion in global investment for solar energy across ISA member countries by 2030, ये भी सही है। थर्ड, the ISA conferred the विश्वेश्वरैया अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019, गलत, ये अक्टूबर 2020 में विश्वेश्वरैया अवार्ड मिला था इसको, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ, द सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ ISA एट द 15th COP, नो, एट द 26th कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज। COP 26 में क्या हुआ था? COP 26 में क्या हुआ था? इसको सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम था उसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्ट। ठीक है, सो चौथा भी गलत हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। ओके, Which among the following leaders did not support the entry into legislative council after the withdrawal of non-cooperation movement? ठीक है, इनमें से कौन थे जिनको सपोर्ट, ठीक है ना, इनमें से क्वेश्चन हमसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट सपोर्ट एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इनमें से कुछ लीडर्स थे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM के वापस, जो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो NCM को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उसके बाद इनमें से कुछ मेंबर्स थे जो वापस से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना नहीं चाहते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इनमें से वो कौन कौन से मेंबर्स हैं? एक तो मेंबर थे सी राजागोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। ये ऐसे मेंबर्स थे जो कि एक बार जब चौरी चौरा के बाद जब गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉम्प्रेस मूवमेंट को, उसके बाद ये वापस से उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना नहीं चाहते थे। ओके, लेकिन NC केलकर एक यहाँ पे पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है, NC केलकर जो थे, है ना, वो वापस से जाने के लिए रेडी थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, सो हमसे पूछा क्या गया है, विच अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट सपोर्टेड एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सो सी राजागोपालाचारी यस, वल्लभ भाई पटेल यस, राजेंद्र प्रसाद यस। हमसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, द आंसर विल बी 1, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? 59 नंबर को बोलता है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के लिए चीज़ें बताइए जरा। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान,
कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान की बात कर रहे हैं। द प्लान इट इज़ अ 3 टायर फेडरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ 3 टायर फेडरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये बोला कि जो 3 टायर फेडरेशन होना चाहिए, दैट इज़ एट दी, छोड़ उसको, कॉन्सेप्ट छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि बोला क्या। जो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946 में जो आया था, वो बोलता है कि इंडिया के पास कितना 3 टायर फेडरेशन होना चाहिए। कितना फेडरेशन होना चाहिए? 3 टायर फेडरेशन होना चाहिए। 3 टायर फेडरेशन, ओके। और ये क्या बोलता है? ये बोलता है द प्लान एंड वाइसेज ग्रुप ऑफ प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज एंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। नहीं, कैबिनेट मिशन बोलता है इट टॉक्स अबाउट अ वीक सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 टायर फेडरेशन एंड वीक सेंटर। ये दो की पॉइंट्स थे किसके बारे में? कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, जो कि 1946 में लॉन्च किया गया था, है ना। 3 टायर फेडरेशन एंड वीक सेंटर। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, द प्लान प्रपोज अ 2 टायर फेडरेशन। नो, इट प्रपोज द 3 टायर फेडरेशन, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्लान एंड वाइसेज ग्रुप ऑफ प्रोविंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर। नो, ये बोलता है वीक सेंटर की बात करता है, सो ये भी गलत हो जाएगा। विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? हमसे इनकरेक्ट पूछा है, सो इनकरेक्ट इज बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑप्शन 1 and 2, दैट इज करेक्ट आंसर इज सी, ओके। 60 नंबर का क्वेश्चन है, द टर्म लैंड रेस। एक लैंड रेस का जो टर्म था, ये रिसेंटली मतलब अक्टूबर 2021 में करंट अफेयर्स में था। एडिटोरियल नहीं छापा था, बट न्यूज़ में द हिंदू ने एक आर्टिकल लिखा था लैंड रेस के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। लैंड रेस, तो लैंड रेस क्या होता है? लैंड रेस इज अ नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट ऑफ अ कॉमनली कल्टिवेटेड प्लांट, ठीक है। जो कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप है, ठीक है, उसका कौन सा वेरिएंट? उसका नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट। कौन सा वेरिएंट? नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट। कौन सा वेरिएंट? नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट किसका? नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट किसका? नेचुरली ऑकरिंग वेरिएंट ऑफ द कॉमनली कल्टिवेटेड क्रॉप, ओके।